बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद फवाद, आप सब देख रहे हैं माइंड एक्सपेंशन। आज जो हमने सेल के बारे में स्टार्ट किया था, तो इसका आज 4वां लेक्चर है। तो हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। तो लेट्स स्टार्ट। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली ये दो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। माइटो का मतलब है थ्रेड और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स। तो डिफिनीशन से मुराद ये है कि ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोटिक सेल में होता है। इसका मतलब ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यानी इसकी दो मेम्ब्रेन है, एक इसकी इनर मेम्ब्रेन है और एक इसके आउटर मेम्ब्रेन, यानी दो मेम्ब्रेनों पे तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। और ये इसमें ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर भी मौजूद होते हैं। यानी ग्रेन्यूलर किस तरह से है, इसमें डिफरेंट आप लोगों को ये इनर मेम्ब्रेन नजर आ रहा है कि इसमें डिफरेंट हमारे साथ ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं। और ये बेसिकली यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। और सिंगुलर को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन, लेकिन जब प्लूरल आता है, एक सेल के अंदर ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे तो उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो सिंगुलर को क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रियन। अच्छा, इसकी हम अगर डिस्कवरी की बात करें तो ये मसल सेल्स में डिस्कवर किया था अल्टमन ने। यानी 1890 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अल्टमन ने इसको क्या कर दिया, मसल सेल्स में डिस्कवर किया। इसकी हम अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो 90% ऑफ द सेल एनर्जी ये कौन बनाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। और इसमें क्योंकि हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसमें क्रिब साइकिल होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, तो बेसिकली सेल का जो 34 एटीपी है ये कौन बनाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसकी वजह से आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल से मुराद ये है कि ये सेल को 90% एनर्जी प्रोवाइड करता है। कितना, 90%। ये क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स जो हम कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, जो हम खाते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स ये इसको क्या करते हैं, ये इसको कन्वर्ट करते हैं एटीपी में। किस चीज में कन्वर्ट करते हैं, एटीपी में। लेकिन जब ये एटीपी में कन्वर्ट करते हैं तो इसको ये कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो क्या करेगा, ये न्यूट्रॉन को कन्वर्ट करेगा। और इसको बेसिकली हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। आप लोग को पता है कि एक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, एक एरोबिक। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जैसा ग्लाइकोलिसिस की हमने बात की थी कि इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। और एरोबिक रेस्पिरेशन से मुराद ये है कि अगर न्यूट्रॉन को अपने एटीपी में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए जरूरी है कि ऑक्सीजन हो, और ऑक्सीजन की मौजूदगी को बेसिकली इस तरह के रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, तो सेल जो है ये डिफरेंट सेल में हमारे साथ डिफरेंट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियास होते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी की, कि एक सेल किस तरह से क्या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो अगर हम देखें तो आरबीसी जो मैच्योर आरबीसी होती है ये बेसिकली एमाइटोकॉन्ड्रियल होता है। एमाइटोकॉन्ड्रियल से मुराद ये है कि इसके अंदर कोई एटीपी मौजूद नहीं होता। तो ये क्या करता है, यानी इसकी अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें तो ये इसकी आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है 120 डेज। तो आप लोग हैरान होंगे कि इसके अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं है तो ये बेसिकली किस तरह से ये सेल इतने दिनों तक सरवाइव करता है। तो बेसिकली ये क्या करता है, आरबीसी ग्लाइकोलिसिस करता है, और ग्लाइकोलिसिस के थ्रू इसको 2 एटीपी मिल जाता है। तो इसके वजह से इस पे क्या करता है, ये सरवाइव करता है। और ये बेसिकली इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो 34 अगर एटीपी है जो क्रिब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से हमें मिलता है वो हमें नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर ये क्या है, ये बेसिकली आरबीसी एमाइटोकॉन्ड्रियल है। और दूसरी जो स्पर्म सेल है, न्यूरॉन्स है या मसल सेल्स है, ये मल्टी माइटोकॉन्ड्रियल है, क्योंकि ये बड़ी जो है ज्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो इसकी एक्सटेंसिव फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से ये बेसिकली हमारे साथ क्या है, ये मल्टी माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स है। अच्छा, तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बेसिकली उसकी डिफिनेशन की बात की, और उसकी जिस सेल में मौजूद होता है, कितने होते हैं, क्या करता है, ये सारे थोड़े से हमने डिस्कस किया। इसके साथ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो गए हम। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेनियस बॉन्डेड होती है। इससे मुराद ये है कि ये दो मेम्ब्रेन पे मुश्तमिल होता है, यानी डबल मेम्ब्रेनियस दो मेम्ब्रेन पे मुश्तमिल होता है। एक को हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन और दूसरे को हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। और ये क्या है, रूट शक्ल में होती है। किस तरह से होती है, रूट शेप। ये फिलामेंटियस होती है, जस्ट लाइक फिलामेंट इस तरह से होती है।
ये इसकी शेप की बात हो गई, डबल मेम्ब्रेनियस बाउंडेड है और इस तरह से रोड फिलामेंटस शेप है इसका। और इसके अगर हम साइज की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेंथ होती है वो 1 से लेकर 10 नैनोमीटर तक होता है, 1 से लेकर 10 नैनोमीटर तक इसका साइज होता है। अच्छा, तो ये जो दो मेम्ब्रेन थी, यानी इसकी जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, ये बेसिकली बना होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना होता है और प्रोटीन से बना होता है। तो ये इन दो चीजों से बना होता है। यानी आप कह सकते हैं कि ये इसकी जो मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स है, यानी जो डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है, इसकी कंपोजिशन मच सिमिलर है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। तो फिर हम बात करें तो हम डिस्कस करते हैं आउटर मेम्ब्रेन को। आउटर मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होता है, ये स्मूथ होता है। किस तरह से होता है? स्मूथ होता है और इस पूरी ऑर्गेनल को क्या करता है? कवर करता है। और साथ में ये प्रीली परमिएबल होता है, यानी प्रीली परमिएबल ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या होता है? प्रीली परमिएबल होता है। लेकिन किसके लिए? स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए। स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए ये क्या होता है? प्रीली परमिएबल होता है, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स को जो है क्या करती है? इसकी एंट्री कर देती है। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, इसकी एंट्री ऐसे नहीं होती। इसकी एंट्री के लिए खास चैनल्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं खास ट्रांसपोर्ट चैनल होते हैं, जो बेसिकली प्रोटीन पे मुश्तमिल होते हैं। इसको हम कहते हैं पोरेंस। तो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होती है, ये बेसिकली पोरेंस के थ्रू चले जाते हैं, या ये इसकी ट्रांसपोर्ट होती है चैनल ऑफ प्रोटीन्स के थ्रू। तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन की बात है कि ये प्रीली परमिएबल है स्मॉल मॉलिक्यूल को, और ये ट्रांसपोर्ट, ये लार्ज मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट होती है चैनल ऑफ प्रोटीन्स पे। और ये बेसिकली हमारे साथ क्या होता है? स्मूथ होता है और यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, नेचर या केमिकल कंपोजिशन उसकी तरह सेम होता है। अच्छा, फिर अगर हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की बात करें तो मैंने बात की कि जो आउटर मेम्ब्रेन होता है और इनर मेम्ब्रेन होता है, इसके दरमियान जो स्पेस होता है, इसको बेसिकली हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसको क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यानी ये क्या है? ये आउटर मेम्ब्रेन है ये, और ये क्या है? ये इनर मेम्ब्रेन है। और इसके दरमियान ये जो स्पेस आता है, बेसिकली ये इसको कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसको क्या कहा जाता है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अच्छा, हम बात कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। हमने डिस्कस किया कि माइटोकॉन्ड्रिया की डिफिनेशन और इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हमने डिस्कस की। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये बेसिकली डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है, यानी ये दो मेम्ब्रेन पे मुश्तमिल होता है। एक को हम नाम देते हैं आउटर मेम्ब्रेन और एक को हम नाम देते हैं इनर मेम्ब्रेन। ये रोड शेप स्ट्रक्चर होती है और फिलामेंटस होती है। इसकी शेप रोड शेप होती है और फिलामेंटस शेप स्ट्रक्चर होती है। डबल मेम्ब्रेनियस बॉन्डेड ऑर्गेनल है, रोड शेप, फिलामेंटस शेप है। इसकी अगर हम साइज की बात करें तो साइज इसकी होती है 1 to 10 नैनोमीटर। इसकी साइज कितनी होती है? 1 से लेकर 10 नैनोमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, अब हम अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की जो डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन पे मुश्तमिल होता है। और इसके अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें तो ये जस्ट लाइक द यूकैरियोटिक सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी या सेल मेम्ब्रेन थी, उस तरह से है। क्योंकि ये मुश्तमिल होता है या ये कंपोज करता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पे और प्रोटीन पे। ये इन दो चीजों से बना हुआ होता है। अब हम अगर बात करें आउटर मेम्ब्रेन की, तो ये जो हमारे साथ आउटर मेम्ब्रेन है, ये बेसिकली क्या है? ये स्मूथ होता है, इंतहाई स्मूथ होता है। ये क्या करता है? ये जो ऑर्गेनल है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको क्या करता है? कवर करता है, मुकम्मल कवर करता है इसको। दूसरी बात कि ये प्रीली परमिएबल होता है। प्रीली परमिएबल किसके लिए होता है? ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके लिए प्रीली परमिएबल होता है। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसकी ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू चैनल्स ऑफ प्रोटीन। अगर लार्ज मॉलिक्यूल है तो इसकी ट्रांसपोर्ट होगी थ्रू चैनल्स ऑफ प्रोटीन, और उसको हम कहते हैं पोरेंस। तो ये देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो इजीली पास हो जाते हैं। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इसकी ट्रांसपोर्ट होगी थ्रू चैनल्स ऑफ प्रोटीन, जिसको पोरेंस कहते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की, तो जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है, इससे मुराद ये है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है
और जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके दरमियान ये जो स्पेस नजर आ रहा है आप लोगों को, इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन रीजन के या मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो स्पेस होता है, इसको कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अच्छा, अब हम अगर बात करें इनर मेम्ब्रेन की, तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये बेसिकली किस तरह से होता है, ये फोल्डेड होता है। ये आप लोगों को नजर आ रहा है, ये है हमारे साथ इनर मेम्ब्रेन। ये किस तरह से है, ये फोल्डेड है। ये देखो, ये आप लोगों को पोल्स नजर आ रहे हैं, ये फोल्डेड है। और ये फोल्डेड क्या करता है, ये क्रिस्टा बनाता है। क्या एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टा। क्रिस्टा किस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या होगा, ये इनर मेम्ब्रेन है। तो ये इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, ये इस तरह से फोल्ड हुआ है, और इस फोल्डिंग की वजह से इधर जो है ये आप लोगों को ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये बेसिकली इसको हम कहते हैं क्रिस्टा। यानी जो फोल्डिंग के दरमियान जो ग्रूव्स नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, ये क्रिस्टा है। ये क्रिस्टा का अगर हम बात करें कि क्रिस्टा क्या करता है, क्रिस्टा का काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। यानी फॉर एग्जांपल अगर इसको हम ये फोल्डिंग इससे निकाले, यानी क्रिस्टा निकाले, तो ये बहुत बड़ा सरफेस एरिया पकड़ेगा, यानी बहुत जगह जो है ये घेर लेगा, स्पेस ज्यादा घेर लेगा। लेकिन इस फोल्डिंग की वजह से इसने बहुत कम जगह घेरा हुआ है। तो इस कम जगह घेरने की वजह से ये क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है। जब ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है, तो सरफेस एरिया की बढ़ाने की वजह क्या है, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये सरफेस एरिया जब इंक्रीज करता है, तो इसकी वजह से ये एनहेंस करता है एबिलिटी टू इंक्रीज एटीपी। ये एटीपी की प्रोडक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो अगर एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, तो ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस होने के लिए जो ज्यादा एटीपी की प्रोडक्शन की जो एबिलिटी है, इसको क्या करता है, इसको एनहेंस करता है। एनहेंस क्यों करता है, कि इसके लिए क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है। तो ये क्रिस्टा की वजह से सरफेस एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इस सरफेस एरिया के इंक्रीज होने की वजह से ये क्या करता है, ये जो एटीपी की प्रोडक्शन है, इसकी जो एबिलिटी है, इसको क्या करता है, एनहेंस करता है। तो ये इनर मेम्ब्रेन करता है। ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये सेलेक्टिवली परमेएबल होता है। और इस सेलेक्टिवली परमेएबल से मुराद ये है कि ये कुछ खास स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं, जैसा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो गई, इसकी क्या करती है, इसकी एंट्री करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे साथ क्या होते हैं, सेलेक्टिवली परमेएबल होता है। और इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, ये भी बेसिकली हमारे साथ कहां पर होता है, ये भी इनर जो मेम्ब्रेन होती है ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो टेक प्लेस करता है इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी किधर होता है, ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ, यानी इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये बेसिकली इसके हमने बात की, डिफरेंट जो आउटर मेम्ब्रेन थी, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टा की हमने बात की, और ये सारी बातें हमने डिस्कस की। तो हम सेल स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने बात की थी कि आउटर मेम्ब्रेन, फिर हमने बात की थी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की, फिर हमने क्रिस्टा की बात की, और साथ में हमने इनर मेम्ब्रेन की भी बात की। अब हम जो है बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट रीजन की, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बेसिकली ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये क्या करता है, ये स्पेस को इनक्लोज करता है बाय इनर मेम्ब्रेन। ये ऐसी स्पेस होती है जो इनर मेम्ब्रेन इसको क्या करता है, इनक्लोज करता है। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, मैट्रिक्स है, और किसने इसको इनक्लोज किया है, इनर मेम्ब्रेन ने इसको क्या कर दिया है, इनक्लोज कर दिया है। तो ये जो रीजन है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन के हवाले से अगर बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। ये जेल लाइक होता है। ये जो रीजन है, ये आप लोग को नजर आ रहा है, मैंने डॉट डॉट में इसको शो किया हुआ है। तो ये जेली लाइक इन नेचर होता है, यानी जेली लाइक होता है। इसमें क्या चीजें मौजूद होती है, इसमें हमारे साथ मौजूद होता है प्रोटीन्स, डिफरेंट प्रोटीन्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जिसको हम ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स कहते हैं। और एक ऑक्सीडेटिव एंजाइम का काम होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, यानी क्या करना, ये क्या करता है, ये फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और दूसरा क्रिब्स साइकिल में हेल्प करता है। तो हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट चेन है, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन जो क्रिब्स साइकिल है, ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है।
और इसके लिए ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं जो इस क्रेब्स साइकिल को आगे लेकर चलते हैं और इसकी फंक्शन को परफॉर्म करता है। और बेसिकली फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म भी ये करते हैं जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होती हैं। इसमें क्या मौजूद होता है, इसमें 70S राइबोसोम्स होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इधर आप लोगों को नजर आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक कमाल वाला जो है ऑर्गेनेल है। इसमें 70S राइबोसोम है, ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और इसके अंदर एक और चीज मौजूद होती है जिसको कहा जाता है सर्कुलर डीएनए। तो इसके अंदर डीएनए मौजूद होता है जो सर्कुलर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, सर्कुलर। ये आप लोगों को नजर आ रहा है, ये क्या है, डीएनए मौजूद है सर्कुलर फॉर्म में। तो ये जो सर्कुलर डीएनए है इसकी वजह से ये डिपेंड नहीं करता ऑन द सेल डिवीजन पे, यानी न्यूक्लियस की डिवीजन पे ये डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये खुद जो है डिवाइड होता है। तो 70S राइबोसोम भी है जो प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है और सर्कुलर डीएनए भी है जिसकी वजह से ये इंडिपेंडेंट है। तो ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल बन जाता है, यानी ये खुद ब खुद क्या होता है, रिप्लिकेट करता है खुद को। यानी ये किसी पे, यानी सेल या न्यूक्लियस, इन चीजों पे ये डिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि ये क्या करता है, खुद को खुद डिवाइड करता है, यानी सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। तो ये कहां पर मौजूद है, ये बेसिकली हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती है। और ये किस तरह से होता है, जेली लाइक इन नेचर है, यानी जेली लाइक इन स्ट्रक्चर है। अच्छा, अगर दूसरी चीज की हम बात करें तो ये है बेसिकली हमारे साथ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इधर ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, इसको बेसिकली हम कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स ये कॉम्प्लेक्स होती है F1 पार्टिकल की और F2 पार्टिकल्स की, यानी ये मुश्तमिल होता है, ये कॉम्प्लेक्स F1 एंड F2, यानी ये कॉम्प्लेक्स बेसिकली एलिमेंट्री पार्टिकल्स बनाता है और ये मुश्तमिल होता है F1 पार्टिकल पे और F2 पार्टिकल पे। और इसके अंदर एक खास एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं एटीपी सिंथेटेज एंजाइम, और इसका काम होता है एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करना। तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि इसकी जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इसने एटीपी जनरेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि ये क्रेब्स साइकिल जो है परफॉर्म करता था। और साथ में एलिमेंट्री पार्टिकल थी जिसने एक एंजाइमेटिक तौर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि इसके अंदर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम था और ये एटीपी सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। तो ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की बात की कि बेसिकली हमारे साथ इसकी माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है। इसमें हमारे साथ होता है आउटर मेम्ब्रेन जो स्मूथ होता है जस्ट लाइक यूकैरियोटिक सेल या उसकी मेम्ब्रेन की तरह। दूसरा जो था हमने बात की कि ये इनर मेम्ब्रेन पे मुश्तमिल होता है। फिर इन दोनों के दरमियान जो स्पेस था इसको हमने नाम दिया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। फिर हमने कहा कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये फोल्डेड हुआ होता है और ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं क्रेस्टा। और ये जो क्रेस्टा थी इसकी हमने बात की थी कि ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को, जो एटीपी के प्रोडक्शन को, इसके एबिलिटी को क्या करता है, एनहेंस करता था। फिर हमने बात की कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसके अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको नाम दिया हमने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यानी ये जो मैट्रिक्स थे इसके अंदर प्रोटीन, एंजाइम, 70S राइबोसोम और सर्कुलर डीएनए मौजूद था। फिर हमने बात की कि इधर जो है हमारे साथ एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हमने नाम दिया एलिमेंट्री पार्टिकल, जो F1 और F2 पार्टिकल पे मुश्तमिल होता है। और इसका काम था एटीपी सिंथेटेज एंजाइम, और एटीपी सिंथेटेज एंजाइम की वजह से एटीपी सिंथेसिस होती थी। तो ये सारा हमने इसके स्ट्रक्चर की बात की। अब हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन पे। माइटोकॉन्ड्रिया की जो फंक्शन है ये बेसिकली क्या करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। यानी ये क्या करता है, ये एटीपी प्रोडक्शन करता है। और एटीपी, कितने एटीपी ये प्रोड्यूस करता है, ये तकरीबन हमारे साथ प्रोड्यूस करता है 34 एटीपी। तो 34 एटीपी ये किस वजह से प्रोड्यूस होता है, ये बेसिकली क्रेब्स साइकिल की वजह से और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है और क्रेब्स साइकिल बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। दूसरा जो इसकी फंक्शन है वो बेसिकली है एपोप्टोसिस।
एपोप्टोसिस से मुराद ये है कि ये जो है साइटोक्रोम सी रिलीज करता है साइटोसोल को और सिग्नल देता है कि वो क्या करे, प्रोग्राम सेल डेथ करे, यानी जो सेल्स है इसकी हमें डेथ जरूरी है या इसको मारना है अपनी बॉडी ने, जो बिल्कुल जो है हमें नुकसान नहीं पहुंचेगा इसकी वजह से, और इसका मारना जरूरी होता है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की इंप्रूवमेंट के लिए या अच्छाई के लिए जो करता है, इसको बेसिकली हम कहते हैं एपोप्टोसिस। और एक होता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस से मुराद ये है कि सेल जो है अनएक्सपेक्टेडली क्या हो जाता है, डाई हो जाता है। तो वो बेसिकली क्या है, अनएक्सपेक्टेडली सेल की डेथ होती है। लेकिन ये क्या है, ये प्रोग्राम सेल डेथ है, हमारी बॉडी खुद जो है सेल को क्या करते हैं, तो इसकी डेथ करवाती है। तो ये बेसिकली इसमें माइटोकॉन्ड्रिया रोल प्ले करता है, जो साइटोक्रोम सी रिलीज करता है और साइटोसोल को सिग्नल देता है और फिर ये काम परफॉर्म करता है। इस तरह से दूसरी जो चीज होती है, ये बेसिकली कैल्शियम हेमोस्टेसिस करता है। कैल्शियम हेमोस्टेसिस से मुराद ये है कि ये जो इंट्रासेल्युलर कैल्शियम रेगुलेशन है ये करता है, यानी सेल के अंदर कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, बरकरार रखता है। और ये कैल्शियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मसल की कंट्रैक्शन के लिए या न्यूरो ट्रांसमिशन के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कैल्शियम हेमोस्टेसिस करता है। अच्छा, तो तीसरी बात है कि ये हीट प्रोडक्शन करता है। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हीट प्रोडक्शन करता है। और हीट प्रोडक्शन यानी हमारे कुछ ब्राउन एडिपोज टिश्यूज होते हैं, उसके अंदर ये क्या करता है, ये नॉन श्यूरिंग थर्मोजेनेसिस करती है, और श्यूरिंग के बगैर हमारी बॉडी क्या करते हैं, यानी हीट जो है वो प्रोड्यूस करता है, यानी हीट जनरेशन करती है। तो इसका ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फिर लास्ट जो इसकी फंक्शन है वो सिंथेसिस ऑफ मेटाबोलाइट्स। ये क्या करती है, डिफरेंट मेटाबोलाइट्स बनाते हैं। मैंने बात की थी कि मेटाबॉलिज्म की वजह से जो चीजें बनती है इसको हम कहते हैं मेटाबोलाइट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट्स बनाते हैं, जिसमें हेम है। हेम क्या है, ये बेसिकली जो हेमोग्लोबिन है उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और हेमोग्लोबिन जो है ये बेसिकली क्या करता है, ये हेमोग्लोबिन हमारी रेड ब्लड सेल जो है ये बेसिकली किसकी वजह से, हेमोग्लोबिन की वजह से। तो ये एक हेम पार्ट से बना है और ग्लोबिन के पार्ट से बना है। हेम बेसिकली किस आयरन से आता है, और दूसरा जो है ग्लोबिन है जो प्रोटीन से बना होता है। तो ये हेम पार्ट जो है, ये ग्रुप जो होता है हेम ग्रुप, और इसकी सिंथेसिस कौन करता है, ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और दूसरी जो चीज है स्टेरॉइड हार्मोन्स, इन स्टेरॉइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन में भी माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है। तो हमने आज माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस की। हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी अल्फाजों से बना है, फिर हमने देखा कि किसने डिस्कवर की थी, फिर हमने देखा कि इसकी डिफिनीशन क्या है, फिर हमने देखा कि इसकी शेप क्या है, फिर हमने देखा कि इसकी स्ट्रक्चर, साइज, ये सारी बातें हमने डिस्कस की, और इसके लास्ट पे हमने फंक्शन डिस्कस की। तो दैट्स ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक यू सो मच।